लास्ट टाइम हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखा था, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल कंपोज करता है उसके बैक्टीरियल डीएनए पे और प्लाज्मिड पे। बैक्टीरियल डीएनए का हमें कोई काम नहीं होता, प्लाज्मिड हमारा मेन एम होता है। हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं और ये प्लाज्मिड यूज़ होता है एज अ वेक्टर। उसके बाद हम ह्यूमन का या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकालते हैं, उस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं और उसको हम निकाल के अच्छा ये जो निकालते थे, एक्सट्रैक्ट आउट करते थे, ये किसकी मदद से होता था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक एंजाइम होता था जो सिजर भी कहलाता है। वो यहाँ पर भी पैलेंड्रोमिक साइड पे कट्स लगाता था और यहाँ पर भी सेम इसी साइड्स पे कट लगा के और यहाँ स्टिकी एंड्स बना के इसको अटैच करवा देता था। अटैच करवाने के लिए एक दूसरा एंजाइम था ज्वाइन करवाने के लिए, जिसको हम कहते थे डीएनए लाइगेज। तो ये 2 स्टेप हो गए थे। उसके बाद अब जो नया प्लाज्मिड हमारे पास बनेगा ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ तक प्रिपरेशन हमने पढ़ ली थी, इसके आगे भी शायद हम पढ़ चुके थे थोड़ा। तो खैर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने बना लिया। अब उसके बाद हम उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। होस्ट सेल क्या होता है? बेसिकली वही बैक्टीरिया का सेल होता है। सपोज़ ये बैक्टीरिया का सेल है और इसके अंदर अब हम अपना प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और ये प्लाज्मिड कौन सा वाला है? ये वो पुराना वाला प्लाज्मिड नहीं है, बल्कि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड है, जिसको हम बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही कह रहे हैं। अब क्या होता है, इस बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं। यानी कल्चर मीडियम ऐसा मीडियम होता है जहाँ पर इसकी ग्रोथ के लिए पूरा एनवायरनमेंट मौजूद होगा। सपोज़ ये ऐसा मीडियम होगा जिसके अंदर पीएच भी इसके मुताबिक होगी, इसके अंदर टेम्परेचर भी इसके मुताबिक होगा, न्यूट्रिशन भी मौजूद होगा। तो यहाँ पर हमने बैक्टीरिया ऐड करवा दिए जो हमारे होस्ट बैक्टीरिया हैं, और यहीं पे हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी ऐड करवा दिया जो हमने प्लाज्मिड की मदद से बनाया था। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? इसके अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी मज़ीद। शायद कुछ बैक्टीरिया ऐसे हों जो एनवायरनमेंट से भी आ गए हों, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इसके अंदर पहले से मौजूद हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्लाज्मिड चला जाएगा और फिर इनकी फर्दर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो ग्रोथ होती है बहुत रैपिडली होती है, मतलब ये इतनी रैपिडली होती है कि ये एक्सपोनेंशियल हो रही होती है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि सपोज़ अगर एक बैक्टीरिया है तो उससे 2 बैक्टीरिया बनेंगे, फिर इन 2 से मज़ीद 2 बनेंगे, फिर उसके बाद इन चारों से मज़ीद 4 बनेंगे, तो 2, 2 से 4, 4 से फिर 16, 16 से 32, इस तरह करके ऑनवर्ड्स। सॉरी 16 से 32 नहीं, 16 से 64। तो विद इन हंड्रेड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ये तकरीबन आपके पास अच्छे खासे बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक, तो आपने उसको होस्ट सेल में किसी न किसी तरह इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, ये जो आप मीडियम लेते हैं इसके अंदर इसका न्यूट्रिशन वगैरह तो सब मौजूद है, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ इसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड करवा रहे होते हैं। उसका काम क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करवा रहा होता है। परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करवाने का मतलब ये है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इस मीडियम के अंदर डाला है वो आराम से इस बैक्टीरिया में चला जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हर बैक्टीरिया के अंदर जाए, वो किसी एक में जाएगा, फिर उसके बाद इस तरह से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जिसके अंदर नहीं जाएगा ग्रोथ उसकी भी हो रही है। ठीक, तो अब हमारे पास जो ये पूरा कल्चर मीडियम मौजूद है, इस कल्चर मीडियम के अंदर बेसिकली बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज मौजूद हैं। ऐसे भी मौजूद हैं जिनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और ऐसा भी हैं जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 तरह के बैक्टीरियाज ग्रो होंगे। एक बैक्टीरिया वो होंगे जो एनवायरनमेंट से शायद आ गए हों, जिनके अंदर खाली उसका डीएनए होगा और प्लाज्मिड नहीं होगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके अंदर डीएनए भी होगा और प्लाज्मिड भी मौजूद होगा, लेकिन प्लाज्मिड नॉर्मल वाला होगा, क्योंकि मैंने इधर कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हर बैक्टीरिया के अंदर गया हो। और तीसरी तरह के वो वाले बैक्टीरियाज होंगे जिनके अंदर डीएनए भी होगा, प्लाज्मिड भी होगा, और प्लाज्मिड कौन सा वाला होगा? जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है। तो अब हमें क्या करना है कि सिलेक्शन करनी है, यानी हमें इस पूरे मीडियम के अंदर से सिर्फ वो वाला बैक्टीरिया रिक्वायर्ड है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। होता ये है कि यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड के ऊपर एक तो यहाँ पर मौजूद होगी, दूसरे कलर से बना लेते हैं, यहाँ पर मौजूद होगी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं एम्पिसिलिन
रेजिस्टेंट जीन मौजूद होती है। और दूसरी चीज़, जहाँ हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट थी यानी जहाँ से उसने कट लगाया था वहीं पे एक और जीन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं लैग जी जीन। ठीक, अब होता क्या है कि जो प्लाज्मिड हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला है यानी जिसके अंदर हमने ह्यूमन से लेके दूसरा डीएनए अटैच करवा दिया है, तो जैसे ही अटैच हो जाएगा तो ये लेगजी जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी यानी अभी अपना काम नहीं करेगी। तो इसका काम क्या होता है? अब लेगजी जीन का काम ये होता है, इसको यहाँ देख लेते हैं कि लेगजी जीन का काम ये होता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम ये प्रोड्यूस करवाती है। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये एंजाइम एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, और कार्बोहाइड्रेट का नाम यहाँ पर अभी मेंशन होगा, हम वहाँ से देख लेते हैं, और उसको कन्वर्ट कर देता है ये ब्लू कलर के अंदर। ठीक, जिसके अंदर ऐसा प्लाज्मिड या ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर लेगजी जीन फंक्शनल होगी। ठीक, और फंक्शनल किसके अंदर है? जो रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं है। तो यानी कि ये वाला नॉर्मल आपका प्लाज्मिड है, तो इसके अंदर लेगजी जीन फंक्शनल है। और लेगजी जीन फंक्शनल होने का मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं तो जो एंजाइम होगा बीटा ग्लाइकोसाइडेस वो क्या करेगा? ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देगा। और जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड है उसके अंदर लेगजी जीन नॉन फंक्शनल है। तो नॉन फंक्शनल का मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट ऐड कर भी देंगे तो इसके पास तो वो एंजाइम प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगा क्योंकि लेगजी जीन तो नॉन फंक्शनल है, तो फिर कोई ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो मीडियम है इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करवाएंगे एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन क्यों ऐड करवा रहे हैं? क्योंकि एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंट जीन भी किसके ऊपर मौजूद होती है? प्लाज्मिड के ऊपर। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर प्लाज्मिड है ही नहीं, यानी कि ये वाला जो हमारा बैक्टीरिया है इसके ऊपर तो प्लाज्मिड है ही नहीं, तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी नहीं है, तो एम्पीसिलिन आके जब इसके ऊपर एक्ट करेगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास बचेंगे ये दोनों, यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास नॉर्मल प्लाज्मिड है और ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड है। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करवाते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर मेंशन होगा, हम यहाँ से देख लेते हैं, एग्स जेल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो एग्स जेल ऐड करवाएंगे। जब इसके अंदर हम एग्स जेल ऐड करवाएंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ साथ साथ कि हमने सेकेंड स्टेप में इसके ऊपर एग्स जेल ऐड करवाया। तो एग्स जेल ऐड करवाने से क्या होगा कि ऐसा वाला बैक्टीरिया जिसके अंदर लेगजी जीन फंक्शनल है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देगी क्योंकि वो ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है जो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। और फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये ब्लू कलर है यानी ये वाला भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट वाला होगा वो क्योंकि इस प्लाज्मिड के ऊपर मौजूद लेगजी को नॉन फंक्शनल कर चुका है तो कोई ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। ब्लू कलर जिसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा यानी वाइट कलर होगा या कोई भी कलर मौजूद नहीं होगा तो वो वाला हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर है। इसको अब लास्ट टाइम हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द टेक्निक्स अप्लाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, कि किस तरह से करते हैं। तो कुछ मार्कर्स होते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो चीज़ होती है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीन। अब ये किस तरह से होता है, सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जिसके अंदर हम एम्पीसिलिन जीन को देख रहे होते हैं, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन को देख रहे होते हैं। अगर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगी प्लाज्मिड में तो क्या होगा, द होस्ट कैन ग्रो ऑन अ मीडियम कंटेनिंग एम्पीसिलिन। रेजिस्टेंट का मतलब है कि ये इसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है। दूसरी चीज़, ये आराम से ग्रो हो जाएगा क्योंकि एम्पीसिलिन तो इसको नुकसान पहुंचा ही नहीं रही। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, कलर प्रोड्यूसिंग जीन। अब क्या होता है, लेगजी जीन मौजूद होती है हमारे वेक्टर के ऊपर, ठीक, जो हमारे वेक्टर का प्लाज्मिड है उसके ऊपर लेगजी जीन मौजूद होती है, ये बात हम यहाँ कर चुके हैं। और ये फंक्शनल होगी अगर, और फंक्शनल किसके अंदर होगी, जो नॉर्मल वाला बैक्टीरिया।
तो अगर ये फंक्शनल होगी तो ये हाइड्रोलाइज कर देगी एक्सजेल को। एक्सजेल वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम मीडियम में ऐड कर रहे हैं, और ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देगी, और ब्लू कलर वाला हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि जो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रही है वो हमारे काम का नहीं है, उसको हम साइड पे कर देते हैं, और वाइट वाले को या तो फिर नॉन कलर वाले को हम रख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करके अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पर बना हुआ भी है ब्लू कॉलोनी और वाइट कॉलोनी हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स कौन से हैं? अनदर अप्रोच इज यूज्ड फॉर जीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, GFP जिसे कहते हैं। द वेक्टर कंटेन FPG, GFP है ये, सॉरी, विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। व्हेन वेक्टर विद जीन ऑफ इंटरेस्ट इज टेकन अप बाय होस्ट सेल, द FPG ऑल्सो एक्सप्रेस एंड प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। वही चीज़ है कि वो फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस करेगी, हमें इस बेस पे भी उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा रिकॉम्बिनेंट DNA का प्रोसीजर है, जो इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा समझने वाली चीज़ भी है। अच्छा, इसी टॉपिक को हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा था। इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल। थर्ड स्टेप हमारा है कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया है, यानी कि हमने बैक्टीरिया का और जो ह्यूमन से लेके एक इस तरह का प्लाज्मिड के अंदर ह्यूमन DNA अटैच करके रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया है, तो इसको हम अब ग्रो करवाएंगे। ठीक, हम इसको ग्रो करवाने के लिए वापस होस्ट सेल में डालेंगे। होस्ट सेल का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के सेल में डालेंगे। अब ये किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल। होस्ट के सेल में ट्रांसफ़र करवाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इट इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल जीनोम, कि जो होस्ट का सेल होगा उसके जीनोम के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट DNA ऐड करवा देंगे। अब किस तरह से करवाते हैं कि हम जो रिकॉम्बिनेंट DNA है उसको सेम मीडियम में रखते हैं और होस्ट को भी सेम मीडियम में रखते हैं। होस्ट का मतलब क्या है? जो नया बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट DNA जाना है, और उसको उस न्यूट्रिएंट रिच मीडियम के अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड करवा देंगे। कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन को मोर परमिएबल बनाता है, कि जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो आराम से होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाए। इस प्रोसेस के बाद क्या होता है? होस्ट सेल प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है उसी मीडियम के अंदर और अपने जैसे क्लोन्स बनाना शुरू कर देता है। हमें पता है कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है वो, और उसकी वजह से बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो जाती है उसकी। अब नए सेल जो होंगे उनके अंदर कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड होगा। वही सारी बात है जो अभी हम कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि हमारे मीडियम के अंदर 3 तरह के होते हैं बैक्टीरिया। उनमें से हमें वो वाला चाहिए होता है जिसके अंदर हमारा वाला रिकॉम्बिनेंट DNA मौजूद होगा। तो स्टेप 4 यही कहता है कि सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, यानी नए वाले जो बैक्टीरियल सेल हैं रिकॉम्बिनेंट DNA वाले, उनको सिलेक्ट करना है। The host cell which has successfully taken up the recombinant DNA with gene of interest are identified and selected। तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट मार्कर्स की मदद से। मार्कर्स के अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाली जीन आ गई थी, इसके अलावा लेगजी नॉन फंक्शनिंग आ गई थी, जो हम पढ़ चुके हैं। अब यही लिखा हुआ है, स्पेसिफिक मार्कर्स यूज़ करते हैं उसके अंदर, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, और एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस होती है या कलर डेवलप करने वाली जीन होती है, वही सारी चीज़ें अंदर लिखी हुई हैं। उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप के अंदर हमने वो वाले बैक्टीरिया सारे आइसोलेट कर लिए जिनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA मौजूद है। अब क्या करेंगे? एक्सप्रेसिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोटीन सिंथेसिस, यानी अब वो प्रोटीन जो होगा वो आगे जाके काम करेगा। किस तरह से होता है? द रिकॉम्बिनेंट जीन, यानी जो नई वाली जीन बनी है, विद इन द होस्ट सेल, यानी जो बैक्टीरियल सेल के अंदर है, इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इन विट्रो अंडर सूटेबल कंडीशंस। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन अकर। अब क्या होगा कि जो जीन हमने उसमें ऐड की थी, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन के इंसुलिन बनाने वाली जीन ऐड कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो वो हमने बैक्टीरिया में ऐड करवा दी। उसके बाद हमने वो वाला बैक्टीरिया निकाल लिया जिसके अंदर वो वाली जीन थी। फिर उसके बाद हम उसको इन विट्रो कंडीशंस में रखते हैं, सूटेबल कंडीशंस के अंदर रखेंगे, और फिर वो प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, यानी इंसुलिन इस तरह से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं रिसर्च, मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज़ में। अच्छा, इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ह्यूमन सेल है और ये बैक्टीरियल सेल है। ह्यूमन सेल के अंदर इसका DNA होगा जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी तरह बैक्टीरिया का सेल होगा, और बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या है? हमारा प्लाज्मिड है जो एक्ट करेगा एज अ वेक्टर।
वेक्टर का मतलब है कि ये कैरियर के तौर पे एक्ट करेगा। अब क्या होगा, हमने यहाँ से निकाल लिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन, इसके स्टिकी एंड्स बना लिए हमने। इसी तरह जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने इधर छोड़ा था वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इधर छोड़ेंगे, इसके प्लाज्मिड के अंदर से हम निकालेंगे, यहाँ पर भी हम स्टिकी एंड्स बना लेंगे और ये स्टिकी एंड्स इसके ऊपर अटैच करवा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे। और ज्वाइन कौन करवाएगा, एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं DNA लाइगेज। ये यहाँ पर ऐड होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा और अब ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाली जीन भी लगी हुई है। फिर उसके बाद इसको हम इंसर्ट करवाएंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर। इन्होंने डायरेक्ट वही वाला सेल दिखा दिया, लेकिन पूरा मीडियम होता है और वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद आगे से ये प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करेगा